हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 30 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ था और जो री एग्जाम हुआ था टीआरई 3 का, उसके प्रश्न शामिल है। इसमें पीआरटी के समान अध्ययन में जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए थे वो शामिल है। 6 to 8 में जो जीएस यानी समान अध्ययन में इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे वो शामिल है। पीजीटी और टीजीटी इसमें जो इतिहास के प्रश्न जीएस में पूछे गए थे ये इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा, इसमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सभी के प्रश्न इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 के 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। कहां पे? तो सिंगापुर में विद्रोह किया था। किससे प्रभावित होकर? तो गदर पार्टी से प्रभावित होकर। गदर पार्टी की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहां पे? तो अमेरिका में। और इसका मुख्यालय कहां पे था? तो सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका मुख्यालय था। ठीक है, गठन कब हुआ? 1913 में। मुख्यालय कहां पे? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका मुख्यालय था। ठीक है, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना क्या थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी 1913 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाया गया था। और सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के? तो सोहन सिंह भाखना थे। गदर पार्टी की पत्रिका का नाम क्या था? तो इसकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था गदर। ठीक है, गदर इसकी साप्ताहिक पत्रिका थी। पूछा जाता है प्रश्न कि गदर साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, किसमें? उर्दू भाषा में। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 6 to 8 में पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? डेट भी ध्यान रखिएगा। 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। इस घटना में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन वह हमले से बच गया और दुर्भाग्य से इस हमले में 2 अंग्रेज महिलाओं की मौत हो गई। इसमें कौन कौन शामिल था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें शामिल थे। ठीक है, और ये किसको मारना चाहते थे? किसके ऊपर बम फेंका था? तो डगलस किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था, लेकिन वो बच गया था और इसमें 2 अंग्रेज महिलाओं की मौत हो गई थी। ठीक है, और ये घटना कब हुई थी? तो 30 अप्रैल 1908 को। बाद में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908, ये डेट भी ध्यान रखिएगा। बाद में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फांसी कब दी गई थी ने? तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी और उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। और प्रफुल्ल चाकी इन्होंने
आत्महत्या कर लिया था? ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसने आत्महत्या कर लिया था? तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। ये जो है पीजीटी का प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। अभिनव भारत सोसाइटी या समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, धातव्य है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ये दो भाई थे। इन्होंने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 1899 में किसकी स्थापना किया था दोनों ने मिलकर? तो मित्र मेला संघ की स्थापना की थी और यही बाद में 1904 में अभिनव भारत बना। ठीक है, मित्र मेला अगर पूछा जाए इसकी स्थापना 1899 में नासिक में किसने किया था? विनायक सावरकर और गणेश सावरकर, ये दोनों भाई ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और बाद में यही 1904 में अभिनव भारत बना। ठीक है, इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के भी ये अध्यक्ष थे। विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तकें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंडिया हाउस आया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम बीकाजी कामा ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। विदेश की धरती पर सर्वप्रथम झंडा किसने फहराया था? तो मैडम बीकाजी कामा ने फहराया था। ये पीआरटी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं कब फहराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1907 में। अगर डेट भी ध्यान रखिए तो 22 अगस्त 1907 को पहली बार विदेश की धरती पर, कहां पे? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में सर्वप्रथम इन्होंने भारतीय झंडा फहराया था। बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम बीकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। ये शिफ्ट 2 में यानी 6 to 8 में पूछा गया था ये। ठीक है, 6 to 8 का प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मामला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मामला। देखते हैं इसके बारे में। मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। यही आपका क्या है? मेरठ षड्यंत्र मामला। इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेड, ब्रायन ब्रेडले तथा लेस्टर हचिंसन भी शामिल थे। ये तीनों अंग्रेज थे, ध्यान रखिएगा इन तीनों का नाम। इन तीनों ब्रिटिश कम्युनिस्टों को भारत से निष्कासित करने का विधेयक तैयार किया गया था और इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। ये इन पर क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया।
इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके जो है इनको बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी और K.N. काटजू और M.C. कांगला इन्होंने पैरवी की थी। ठीक, नेक्स्ट है जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था पूछा, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 1916 से लेकर 1921 तक इसका कार्यकाल था। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसी के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे काला कानून कहा जाता है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में जालियांवाला बाग में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, डेट से ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को किस दिन हुआ था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम बना है। टीआरई 2 में शायद बना था। वैसाखी के दिन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। वैसाखी के दिन जो है, नहीं, जो शायद पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। किसी में ध्यान नहीं आ रहा किस में पूछा गया था, किस क्लास में, लेकिन ये प्रश्न बना है तो ध्यान रखिएगा। तो ये वैसाखी के दिन यह घटना हुई थी। नेक्स्ट, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? इंपॉर्टेंट है ये। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो ऑप्शन बी, सैफुद्दीन किचलू को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न है, जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था ये। ऑप्शन बी। खिलाफत आंदोलन के दौरान देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ यानी इमाम पीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन के दौरान देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने के लिए किसे दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया था, तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को, स्वामी श्रद्धानंद को। ठीक है। एवं मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई थी। एकता दिखाने के लिए कार्य किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन से आंदोलन शुरू किए गए थे? पहला है इसमें असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, तो पहला करेक्ट है। दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। आप सभी को पता, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका का भी नेतृत्व किसने किया था? इसकी शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 में हुई थी और ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ठीक है, तो ये गांधी जी ने नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी इसका राइट आंसर है। ए होगा और बी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन ये 1920 से 1922 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1940 और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए भारत में प्रमुख आंदोलन थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में पहला आंदोलन कौन से किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह। पहला सफल सत्याग्रह था इनका चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। ठीक है, और कौन सा आंदोलन उन्होंने किया था? तो अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था। ठीक, खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, खेड़ा आंदोलन हो गया। उसके बाद दांडी मार्च, ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च का इन्होंने नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहा जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब जो है गांधी जी के द्वारा किए गए भारत में आंदोलन था। ठीक, असहयोग आंदोलन था ही। ठीक है, जबकि स्वदेशी जो आंदोलन था 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया भारत में आंदोलन था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने पत्र संजीवनी में
1905 में प्रस्तुत किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में किया था, प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन को जो है निलंबित किया गया था। कब किया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद किया गया था, तो 1922 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1922। ये जो है टीजीटी का प्रश्न है। देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस सत्र के अध्यक्ष चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया, किस अधिवेशन में? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में से स्वीकार किया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने किया था। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो सी.आर. दास ने प्रस्तावित किया था। ये ध्यान रखिएगा, जो ये प्रस्ताव लाया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में, और इसे तैयार किसने किया था, इस प्रस्ताव को लाया किसने था? तो सी.आर. दास ने लाया था। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ जनता की भी भागीदारी शामिल थी। 5 फरवरी 1922, कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी देखने को मिलेगा। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसे 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे वापस कब लिया गया था? डेट सही ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को। किसकी वजह से? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसकी वजह से। चौरी चौरा की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है, और इस घटना में यानी चौरी चौरा घटना में 22 पुलिस कर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इसलिए जो है गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को, ठीक है। क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, इसमें हिंसा हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? करा कि भारत में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें जो भाग लिए थे खेतिहर यानी जो किसान वगैरह थे, उनकी प्रमुख मांग क्या थी? तो राजस्व में कमी, करेक्ट है। बेगार का उन्मूलन, ये भी करेक्ट है, निजबरन। वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ये भी आपका क्या है? सही है। ये सब इनकी मांग थी, तभी इसमें किसान शामिल हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेकारी का उन्मूलन करना, जमींदारों का बहिष्कार करना था। ये सब उद्देश्य था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे पूछ रहा है, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो लॉर्ड इरविन उस समय जो है भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। और यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई जो ड्री एग्जाम हुआ था पीआरटी में पूछा गया था ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। देखिए, गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो ये जो है अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे। कौन कौन से? पहला कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था ये। दूसरा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और तीसरे की बात करते हैं तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसके बारे में देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है। लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वायसराय लॉर्ड विलिंगटन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजी मैकडोनाल्ड था। हरिजन प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस में भाग लिया था, किसमें, तो किस सम्मेलन में, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और जो है दूसरे में भाग लिया था, और दूसरे में कांग्रेस की तरफ से कौन गया था वहां पे भाग लेने, तो महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, एन एम जोशी और सी एन मुदलियार। ये लोग जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और ये कांग्रेस का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया हरिजन संघ। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। पहले इसका नाम, जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम रखा गया था अस्पृश्यता निवारण संघ। इसका नाम जो है अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था, बाद में 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। और पहले सचिव कौन थे इसके, तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर इसके पहले सचिव हुए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसी तरह हम लोग जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ईवीएस सभी के प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था, और यह आंदोलन कब हुआ था, इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन ये कब हुआ था, 1929 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने इसका नेतृत्व किया था। अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं तो इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, बादशाह खान और बादशाह खान के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूना समझौता सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932, डेट से ध्यान रखिएगा, ये 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और दलित नेता बी आर अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। ठीक है, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने
पृथक निर्वाचक मंडल को छोड़ दिया, यानी जो दलित का पृथक निर्वाचक मंडल था उसको छोड़ दिया और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट है ये, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट का उद्देश्य। देखिए प्रश्न पूछ भी लिया गया था, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसका उद्देश्य था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच हुआ था ये समझौता? तो महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? बहुत लोग का ये प्रश्न गलत हुआ था। अब की बार जो ये टीआरई जो 3 का री एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था 68 में। साइमन कमीशन का गठन की बात हो रही है यहाँ पे, तो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। देखिए यहाँ पे 8 दिसंबर 1928 दिया है, गलत है। 8 नवंबर 1929 दिया है, ये भी गलत है। 8 दिसंबर 1927 दिया है, ये भी गलत है। 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर को तो हुआ था, लेकिन 1927 में हुआ था। ठीक है, 8 नवंबर 1927 में, डेट सहित, इसलिए ध्यान रखना। क्यों किया गया था इसका गठन? तो भारत में संविधान सुधारों के यानी संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना इसका प्रमुख कार्य था। उद्देश्य भी इसका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारत कब आया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी, डेट से ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है 7 सदस्य थे और सभी क्या थे? सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसलिए भारत में इसका विरोध भी हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गठन 8 नवंबर 1927 को क्यों किया गया था? तो भारत में संवैधानिक सुधारों को अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। और भारत कब आया था ये? तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे? 7 थे और सभी क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसीलिए भारत में इसका विरोध भी किया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन, मैंने बताया है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले वार्ता हुई और लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस राजनीतिक समझौते को लोकप्रिय रूप से गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता इसे कहा जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किसके बीच? तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच यह समझौता हुआ था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले। मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि लॉर्ड इरविन ने भारत के ब्रिटिश वायसराय के रूप में इस समझौते को स्वीकार किया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें प्रावधान क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसमें भागीदारी होगी। इसमें कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति होगी, कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले अध्यादेशों को निरस्त किया जाएगा। इसमें कहा गया हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर व्यक्तियों के मुकदमे वापस लेने के लिए कहा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गिरफ्तार किए गए कैदियों की रिहाई की मांग की गई और नमक कर को हटाना, ये सब जो है इसके प्रावधान थे। ठीक है, कौन सी घटना पहले हुई? कह रहा कौन सी घटना पहले हुई? पहला, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, तो ये ध्यान रखिएगा मार्च 1942 में, मार्च 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, लॉर्ड वेवेल का आगमन कब हुआ था? तो जून 1944 में हुआ था।
तो इसमें अगर आप कौन सी घटना पहले हुई तो इसमें हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन, ठीक है, मार्च में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन। भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन की असफलता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, यानी क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1944 में हुआ था, और वह 1944 से 1947 का भारत का वायसराय था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? अभी मैंने बताया था क्रिप्स मिशन की असफलता इसका मुख्य कारण था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस तिथि को क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? इंपॉर्टेंट है ये। करा किस तिथि को क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 की डेट ध्यान रखिएगा तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो ये जो है 20 फरवरी 1947 को। ऑप्शन बी 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि ये घोषणा कब किया था तो 20 फरवरी 1947 को। अगर पूछा जाए कि कब जो है घोषणा किया था कि कब भारत ब्रिटिश जो है भारत को छोड़ देगा, तो ये जो है 30 जून 1948 तक। ये दोनों डेट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। आजाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? तो आजाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता की स्थापना की थी। देखिए, जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था, और यहीं से ये फरार हो गए थे, और फरार होने के बाद जो है आजाद दस्ता की इन्होंने स्थापना की थी। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? ये भी ये प्रश्न बना है, TRE 1 में बना था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक। जयप्रकाश नारायण ने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है इसकी स्थापना किया था। आजाद दस्ता का क्रांतिकारी संगठन था। और सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। यानी आजाद दस्ता का एक अलग संगठन की स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी बिहार में। किसके द्वारा? सूरज नारायण सिंह के द्वारा। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत लोगों का गलत हुआ था। आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? ये 1945 में। ऑप्शन ए, ये आपका TRE 3 में पूछा गया था। री एग्जाम जो हुआ था PRT में पूछा गया था, ये 1945। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा वर्ष 1945 में चलाया गया। मुकदमा मुख्य रूप से गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शाहनवाज खान पर चलाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आजाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे की पैरवी किसने किया था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पैरवी जो है भोलाबाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू इत्यादि ने किया था, ठीक है। तीनों लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो सिंगापुर में। कहां पे? सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा इन्होंने दिया था।
सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत लोगों को गलत हुआ था क्योंकि कंफ्यूजन था इसमें। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में और 1939 में। लेकिन 1939 में क्या हुआ था, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए बहुत लोग ने इसको जो है गलत कर दिया था। लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बीपीएससी ने इसका ऑप्शन डी आंसर माना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहली बार बने थे 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसके पहले मैंने कल बताया था, कल भी प्रश्न, कल वाले क्लास में प्रश्न आया था कि किससे हराकर ये अध्यक्ष बने थे, तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये 1939 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को ये हराकर अध्यक्ष बने थे। परंतु गांधी जी से मतभेद के चलते इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से। पूछा जाता है कि जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसके बाद अध्यक्षता की थी। उसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, 1938 हरिपुरा अधिवेशन, उसके बाद 1939 में अध्यक्ष ये बने थे, और लेकिन इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, और सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक पूछा इसमें, ना सेनापति नहीं पूछा है। तो संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस मत लगा दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। ठीक है, और बाद में जो है इसके सेनापति किसे बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को। सेनापति कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? ये भी ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे? इसके सेनापति बने थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? इंपॉर्टेंट है, करा ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने, पूछ रहा है इसमें, किसने रखी थी? तो किंग जॉर्ज पंचम ने। ऑप्शन बी, किंग जॉर्ज पंचम ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में जो तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ था उसके आयोजन के दौरान रखी गई थी। आप सभी को पता है। राजधानी की वास्तुकला और योजना दो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सर हार्बर्ट बेकर व एडविन लुटियन द्वारा बनाई गई थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पूर्व देश की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता थी। ठीक है, दिल्ली दरबार में क्या बनाया गया? उसके बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान भारत का जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ये प्रश्न पूछा गया है, कल के क्लास में मैंने बताया था। लॉर्ड हार्डिंग जो है क्या था? उस समय वायसराय था। ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में देखिए 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जो पहला दिल्ली दरबार था ये 1877 में हुआ था, और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में यह हुआ था। और साल 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था? इस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, कर्जन के समय। और 1930 के तीन के दिल्ली दरबार में किंग एडवर्ड को राजा यानी सम्राट घोषित किया गया था। इस पे अब इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें किंग एडवर्ड सप्तम को यानी 7th को राजा सम्राट घोषित किया गया था इसमें। और जो तीसरा जो और आखिरी दिल्ली दरबार था इसका आयोजन 1911 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है अतिथि कौन शामिल हुआ था? इसमें कौन आया था उस समय? तो सम्राट जॉर्ज पंचम इसमें शामिल हुए थे। और इसमें कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाने का ऐलान भी किया गया था। जो बंगाल विभाजन था उसको भी इसी में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, मूडीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? मूडीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये द्वैत प्रणाली यानी द्वैध प्रणाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मुडिमन कमेटी का गठन 1924 में सर अलेक्जेंडर मुडिमैन की अध्यक्षता में किया गया था। इस गठन की इस गठन इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों की शासन या द्वैत शासन के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। इसके सदस्यों की बात करते हैं तो सर अलेक्जेंडर मुडिमैन, सर शिव स्वामी अय्यर, डॉक्टर आर.पी. परांजपे, सर तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और विजय चंद महताब इसके क्या थे? सदस्य थे। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मैं मरने में सहयोग दे सकूं। ये कल भी मैंने बताया था, जो व्याख्या था उसमें मैंने डिटेल्स बताया था पहले प्रश्न में ही। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी देख लीजिए, कल वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे प्रश्न हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीआरटी तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीएचटी, चाहे 6 to 8, सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कि मॉडर्न हिस्ट्री का है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था, इसके बारे में, कांग्रेस के बारे में ये कहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो ये गुलामी का चार्टर बताया था 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता यानी गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ये भी कहा था। ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। ये भी ध्यान रखिए, जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहा था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसी एक्ट के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। और इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया था? इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ था उसे समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी इसके द्वारा। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे गुलामी का चार्टर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का चार्टर कहा था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।